Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था और आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि मैं आपके एमए हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर्स रहते हैं उन्हें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हमारे MHI 103 के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में मैंने MHI 101 के 2 वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आप लोग के पास अगर वो पेपर है तो आप लोग इस वीडियो के बाद जाकर उनको भी देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट एमए हिस्ट्री के बना रखे हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट्स की अगर आप सभी को अपने असाइनमेंट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। असाइनमेंट के लिए एक नंबर है, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके अपने असाइनमेंट्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई कर देंगे। असाइनमेंट के नंबर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरीके के और वीडियोज़ अभी आगे भी आएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये है आपका, जिसमें आपको नॉन ऑफिशियल हिस्ट्री राइटिंग ड्यूरिंग अकबर रीन्स बताना है और ऑफिशियल बताना है। ठीक है, तो ऑफिशियल हिस्ट्री राइटिंग्स जो अकबर की देखरेख में लिखी गई और नॉन ऑफिशियल्स जो लिखी गई अलग से। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखेंगी इम्पार्शल। ठीक है, अकबर वाली जो होंगी मतलब जो ऑफिशियल वाली होती हैं हमेशा उनमें हमें पार्शियलिटी देखने के लिए मिलती है। ऑफिशियल वाली में हमें पार्शियलिटी क्यों देखने के लिए मिलती है? बिकॉज अकबर के बारे में अगर उसका कोई कोर्टियर लिख रहा है सो वो उसके बारे में अच्छा अच्छा ही तो लिखेगा। तो यहाँ पर पहले हम ऑफिशियल हिस्ट्रीज़ की बात करेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है आईने अकबरी एंड अकबरनामा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका पहला क्या है, आप आईने अकबरी और अकबरनामा आप सभी को पता होगा। सो ये लिखा किसके द्वारा गया है? इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल एंड दीज आर द मोस्ट फेमस ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अकबर रीन। और ये अकबर के रीन के क्या हैं? मोस्ट फेमस अकाउंट्स हैं। ठीक है, द अकबरनामा इज डिटेल्ड बायोग्राफी ऑफ अकबर वाइल द आईने अकबरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ हिज एम्पायर। सो यहाँ पर जो आपका बच्चों अकबरनामा है वो आपके मिस्टर अकबर जी की क्या है? विस्तृत जीवनी है। और आईने अकबरी उनके प्रशासन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की जानकारी आपको देता है कि किस तरीके से उस टाइम पर वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, है ना, उनका कल्चर क्या था और इकॉनमी कैसी थी। ये सारी चीज़ें आपको आईने अकबरी बताती है। सो दीज वर्क ग्लोरीफाई अकबर्स पॉलिसी पोर्ट्रेइंग हिम एज अ जस्ट एंड विजनरी रूलर। तो यहाँ पर अगर हम इनको किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो अकबर हैं वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा विजनरी रूलर थे, दूरदर्शी शासक थे, न्यायप्रिय शासक थे। आईने अकबरी और अकबरनामा हमें ये बताता है। अब हम बताएंगे कोर्ट हिस्ट्रीज़ के बारे में, दरबारी इतिहास के बारे में। तो मैनी हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स इन अकबर कोर्ट डॉक्यूमेंटेड हिज रीन। तो काफ़ी सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने जो अकबर के कोर्ट के थे उन्होंने उसके रीन को डॉक्यूमेंट किया। दीज अकाउंट्स फोकस्ड ऑन मिलिट्री कैंपेन्स, पॉलिसीज एंड कोर्टली अफेयर्स, ऑफन एम्फेसाइजिंग अकबर ग्रेटनेस एंड अलाइन विद रॉयल एक्सपेक्टेशंस। सो यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि जो अकबर है उनकी जो पॉलिसीज़ थी, है ना, वो मिलिट्री कैंपेन्स में ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे, फोकस करते थे और उनकी ग्रेटनेस के बारे में बताता है कि जो अकबर हैं उनकी कितनी ज़्यादा महानता थी। वहीं अगर हम लोग नॉन ऑफिशियल हिस्ट्रीज़ की बात करें बच्चों, तो नॉन ऑफिशियल में आपका आता है बदौनीज़ मुंतखब उत तवारीख। तो ये जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये नॉन ऑफिशियल है। ठीक है, क्या है ये आपकी? नॉन ऑफिशियल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सो ये अब्दुल कादिर बदौनी के द्वारा लिखी गई है और ये एक क्रिटिकल व्यू देता है अकबर के रीन का। क्रिटिकल का मतलब होता है कि यह उसकी आलोचना, यानी कि उसमें जो बुराइयां थी उनको हाईलाइट करता है। सो अनलाइक अबुल फजल, बदौनी क्रिटिसाइज अकबर लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज लाइक दीन इलाही। आप सभी को पता होगा कि जो दीन इलाही है वो अकबर के द्वारा चलाया गया था, जो कि उनकी एक बहुत ही ज़्यादा लिबरल अप्रोच थी जिसके अंदर वे सभी धर्मों को समान मानते थे। सो लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज लाइक दीन इलाही, हिज सेकुलर अप्रोच रिफ्लेक्टिंग द कंजर्वेटिव इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ द टाइम। तो उस टाइम पर देख लो या अभी भी देख लो,
अभी जो धर्म है बच्चों, लोग बहुत ही ज़्यादा क्या हो रखे हैं, कंजर्वेटिव हो रखे हैं अपने धर्म को लेकर। तो जब लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं तो उन लोगों को बुरा लगता है अगर कोई सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। सपोज़ कि कोई बंदा है जो हिंदू धर्म का है, ठीक है, अगर कोई है जो हिंदू धर्म का है और उसके सामने कोई सेक्युलरिज्म की बात करने लग जाए तो उसको गुस्सा आ जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो बदौनी है उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया अकबर के लिबरल रिलीजियस आइडियाज़ को, और अकबर का ये जो तरीका था जिसमें उन्होंने सेकुलर अप्रोच को अपनाया। सेकुलर का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि सभी धर्मों को बराबर मानना, किसी भी धर्म को ज़्यादा वो ना मानना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की उन्होंने आलोचना की थी। क्योंकि जो आपके बदौनी थे बच्चों, जो आपके बदौनी हैं वो क्या है, इस्लामी सोच हैं, रूढ़िवादी थे वो बहुत ज़्यादा। देन हम बात करेंगे रीजनल क्रॉनिकल्स की। तो लोकल एंड रीजनल हिस्टोरियंस ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड। अब उस टाइम पे और भी तो हिस्टोरियंस रहे होंगे जिन्होंने अकबर के एम्पायर के बारे में लिखा होगा। तो ये सारे रिकॉर्ड्स भी हमें वैल्यूएबल चीज़ें बताते हैं अकबर के रीन के बारे में। ये अभिलेख क्षेत्रीय शासन, सांस्कृतिक प्रथाओं और आर्थिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल के कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ज़रूर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें बायस दिखता है। जो भी उनकी ऑफिशियल हिस्ट्रीज होती हैं, ऑफिशियल्स वर्क लाइक अकबरनामा वर रिटर्न टू ग्लोरीफाई अकबर एंड जस्टिफाई हिज पॉलिसीज़। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अकबरनामा की, तो जो अकबरनामा है वो क्यों लिखा गया था? अकबरनामा इसलिए लिखा गया था ताकि जो अकबर है उसकी पॉलिसीज़ को जस्टिफाई किया जा सके कि अकबर ने जो भी किया वो बिल्कुल सही है, और अकबर को वो ग्लोरीफाई भी करता है, यानी कि उसकी महिमा मंडित करता है, अतिशयोक्तिपूर्ण हमें वो लगती है, ठीक है। और जो उसके फेलियर और उसको क्रिटिसाइज़ करने वाली बात थी उन सबको ये नज़रअंदाज कर देता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, बायस दिखता है, ठीक है, पक्षपात हमें दिखता है। दूसरा, डाइवर्सिटी दिखती है नॉन ऑफिशियल हिस्ट्रीज़ में। वो हिस्ट्रीज़ जो नॉन ऑफिशियली लिखी गई उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा क्या दिखता है, विविधता दिखती है। नॉन ऑफिशियल हिस्ट्रीज़ जो हैं वो हमें ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफर करती हैं, इंक्लूडिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ अकबर रूल एंड हिज इम्पैक्ट ऑन वेरियस कम्युनिटीज़। वो बताता है कि अकबर का इम्पैक्ट क्या पड़ा बाकी के लोगों पर, केवल उसका अच्छा वो हमें नहीं बताते। देन आप लोग अपने आंसर में कंक्लूजन ज़रूर लिखेंगे। सारे के सारे आंसर्स में बच्चों जो आपका कंक्लूजन होता है वो ज़रूर लिखना होता है। सो कंक्लूजन में आप लोगों को यही बता देना है कि जो हिस्ट्री राइटिंग्स हैं वो हमें उसको एडमायर भी करती हैं और क्रिटिसाइज़ भी करती हैं। जो ऑफिशियल वाली हैं वो उसकी अचीवमेंट बताती हैं, जबकि जो नॉन ऑफिशियल्स हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं, ठीक है। गैर आधिकारिक लेखन आलोचनात्मक और विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मिलकर ये अकबर की जटिल विरासत को समझने में सहायक हैं। सो अगर हम इन दोनों को मिलकर पढ़ेंगे तो हमें अकबर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। मैं हमेशा आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जब आप इग्नू में आंसर राइटिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं। शॉर्ट आंसर से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स चैलेंजिंग द नोशन ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको लेकर जो इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को बताने हैं। तो इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स चैलेंजिंग द नोशन ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बताता है कि जो आपकी हिस्ट्री है उसमें निष्पक्षता है, मतलब उसमें पक्षपात नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, हिस्ट्री कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि जो इतिहासकार हैं उनका कुछ पर्सनल बायस भी होता है, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने बिलीव्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ दे राइट हिस्ट्री, वो हिस्ट्री कैसे लिख रहा है। अब हर एक इंसान कोई भी एक चीज़ लिखेगा तो उसका उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल भी तो उसका टच आएगा ना, तो पर्सनल बायस होने की वजह से पूरी तरह से निष्पक्ष हम नहीं कह सकते। दूसरा, उनके पास लिमिटेड सोर्सेज थे। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री लिखने के लिए उनके पास जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, कभी कभी इनकम्प्लीट मिलते हैं, कभी कभी वन साइडेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो पाते।
और इसका कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस भी पड़ता है। सो द कल्चर एंड सोसाइटी इन विच अ हिस्टोरियन लिव्स कैन शेप हाउ दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट। अब किसी के लिए कोई एक घटना कुछ और हो सकती है और दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो किस संस्कृति और समाज में रहते हैं। तो हर एक के लिए ऐतिहासिक घटनाओं को समझना और उन उन घटनाओं की व्याख्या करना जो होता है, व्याख्या करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो इससे पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष जो हैं वो निकल सकते हैं। फिर आपको आ जाता है पॉलिटिकल प्रेशर। तो जो गवर्नमेंट होती है या जो रूलर्स होते हैं वो हमेशा हिस्ट्री को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो उनको सपोर्ट करे। तो कभी कभी सरकारें या शासक इतिहासकारों पर दबाव डालते हैं कि वे इतिहास को उनके एजेंडे के अनुसार प्रस्तुत करें। ठीक है, तो इससे भी तो निष्पक्षता प्रभावित होती है, इससे भी निष्पक्षता नहीं आ पाती। फिर इंटरप्रिटेशंस चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे नया नया एविडेंस, नए नए सबूत मिलते हैं, समाज बदलता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा इतिहास है उसकी व्याख्याएं भी जो हैं वो बदल जाती हैं। फिर क्या ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, क्या निष्पक्षता पॉसिबल है? तो कंप्लीटली निष्पक्ष होना पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान लिखेगा तो इंसान में बायसेस भी होते हैं, ह्यूमंस हैव बायसेस। तो हिस्टोरियंस कैन एम टू रिड्यूस बायर्स, वो लोग बायर्स को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि वो लोग फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं और पर्सनल और पॉलिटिकल एजेंडास को अवॉइड कर सकते हैं। सो इतिहास में पूरी तरह निष्पक्षता कठिन है क्योंकि इतिहास मनुष्यों द्वारा लिखा जाता है और मनुष्यों में पूर्वाग्रह होते हैं। फिर भी इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके तथ्यों को परखकर और व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से बचकर पक्षपात को कम कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन जिसके अंदर हमें ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग इन प्री मॉडर्न चाइना के बारे में बताना है। सो यहाँ पर आपको चाइना की हिस्ट्री से रिलेटेड बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि चाइना में ऑफिशियल हिस्ट्रीज क्या क्या हैं। सो इन एंशंट चाइना द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। जो आपका एंशंट चाइना था वहाँ पर सरकार स्पॉन्सर करती थी हिस्ट्री राइटिंग को। तो जो डायनेस्टीज थी वो अपनी अचीवमेंट्स को लिखा करते थे, उसको वो लोग कहते थे 24 हिस्ट्री यानी कि एरशीशी। ठीक है, दीज वर कंपाइल्ड बाय कोर्ट हिस्टोरियंस एंड फोकस ऑन पॉलिटिक्स, रूलर्स एंड मेजर इवेंट्स। सो यहाँ पर प्राचीन चीन में जो सरकार है वो इतिहास लेखन को प्रायोजित करती थी। राजवंश अपने कार्यों को 24 इतिहास या एरशीशी में दर्ज करते थे। इन्हें दरबारी इतिहासकार लिखते थे और ये राजनीति, शासकों और प्रमुख घटनाओं पर केंद्रित होते थे। फिर उस टाइम पे कन्फ्यूशियनवाद था। ठीक है, कन्फ्यूशियनिज्म था जिसने चाइना की जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। सो इट एम्फेसाइज मॉरलिटी, गुड गवर्नेंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रूलर्स। तो यहाँ पर उसने बताया कि जो रूलर्स होते हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हिस्टोरियंस ऑफन जज इवेंट्स एंड रूलर्स बेस्ड ऑन कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल। सो यहाँ पर हम लोग एक अलग से वीडियो भी ले लेंगे कि कन्फ्यूशियनिज्म है क्या। ठीक है, कई सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। सो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आप लोग ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। इस आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। तो आप लोग पहले ऑफिशियल हिस्ट्रीज के बारे में बताओगे, कन्फ्यूशियस का इन्फ्लुएंस बताओगे, फिर आप क्रोनोलॉजिकल एनाल्स के बारे में बताओगे। सो एनाल्स बायोग्राफीज क्या होता है, वार्षिक जीवनी होती हैं। ठीक है, इस विधि में घटनाओं का विवरण और प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी शामिल होती है। पूरे साल में क्या क्या हुआ वो कलाक्रम में लिखा रहता है, कालक्रम में लिखा रहता है। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल फिलॉसफी क्या होता है, तो चाइनीज हिस्टोरियंस व्यूड हिस्ट्री एज अ टूल टू लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट। तो जो चाइना वाले थे उन्होंने कहा कि हमें तो ना अपने पास्ट से सीख लेना चाहिए। सो यहाँ पर चीनी इतिहासकार इतिहास को अतीत से सबक लेने का साधन मानते थे और उनका मानना था कि इतिहास को समझने से गलतियों से बचा जा सकता है। यानी कि अगर हम इतिहास पढ़ लेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। अब हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा प्राइवेट हिस्ट्रीज भी मिलती हैं। दीज अकाउंट्स फॉर ऑफन मोर डिटेल्ड एंड क्रिटिकल। ये जो होते हैं प्राइवेट वाले काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में लिखे होते हैं और इनमें आलोचना भी होती है। तो आपको पता ही होगा कि जो नॉन ऑफिशियल होते हैं ना, हमेशा उनमें हमें क्या मिलती है, आलोचना मिल जाती है नॉन ऑफिशियल्स में। सो रोल ऑफ डायनेस्टिक चेंज, ईच न्यू डायनेस्टी डॉक्यूमेंटेड द प्रीवियस वन। जब भी कोई नई डायनेस्टी बनती है वो पुरानी वाली को डॉक्यूमेंट करती है विद समटाइम्स, और फिर पुरानी वाली की बुराई भी कर देती, कहती है अरे वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, उन्होंने तो ये किया। उनको गंदा बताकर खुद को क्या कर देते हैं, अच्छा बता देते हैं। उनकी आलोचना करके अपने आप को सही ठहरा देते हैं। देन फिर आप लोग अपने आंसर में कंक्लूजन दोगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर एक आंसर में आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है।
ठीक है। सो इस तरीके से क्या होगा बच्चों कि आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वो हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से आपको पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। आप लोग चाहें तो जो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा वो वाले पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो।